नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू बंसल आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी की क्लास 6 की सीरीज़ जो है चालू कर रखी है। अब तक हमने क्लास 6 के चैप्टर 3 के पार्ट 1 का हम अध्ययन कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने हड़प्पा की कहानी, भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर कौन कौन से थे, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, उसकी विशेषताएं, हड़प्पा नगरों की विशेषताएं, यहाँ से प्राप्त नाले, सड़कों, इसके अलावा यहाँ के शिल्प का जो हमने बहुत डिटेल से, जो कि आपकी क्लास 6 की बुक में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमने अध्ययन किया था। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, आगे जो है आपकी बुक में दिया हुआ है कच्चे माल की खोज में, यानी कि हड़प्पा के समय जो कच्चा माल था, कच्चा माल किसको कहते थे? वह पदार्थ या वह माल जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता था, या फिर किसान या जो पशुपालक होते थे वो उसका उत्पादन करते थे। जैसे लकड़ी हो गई या धातुओं के अयस्क जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते थे, इनसे कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, किसान कपास उपजाते थे, वो एक कच्चा माल है, और इस कपास के द्वारा जब कताई बुनाई करके जब कपड़ा तैयार किया जाता था तो वो हो गया तैयार माल। ठीक है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा के लोगों के द्वारा आयातित वस्तुएं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि हड़प्पा के लोगों के द्वारा कौन कौन सी वस्तुएं जो है आयात की जाती थी। पहला है तांबा। तांबा जो मंगवाया जाता था वो राजस्थान और ओमान, जो कि पश्चिम एशिया में पड़ता है, वहाँ से मंगवाया जाता था। टिन, ये अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाया जाता था। सोना कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, यहाँ से मंगवाए जाते थे। ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा जो सभ्यता है, वहाँ से हमें बच्चों के खिलौने प्राप्त हुए हैं, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। एक लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है, इस प्रकार की छकड़ा गाड़ी जो है वो प्राप्त हुई है, और इस प्रकार के जो खिलौने हैं वो हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था जो होती थी वो किस प्रकार से होती थी। आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा के लोग जो थे वो प्राय नगरों में रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी इस समय रहते थे। गांवों में रहने वाले जो लोग थे वो अनाज उगाते थे, वह जानवरों का पालन पोषण करते थे। ये किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान दिया करते थे। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता की जो फसल थी या जो भोजन था वो था गेहूं, जौ, दालें और मटर। इसके अलावा धान, धान यानी कि चावल, तिल और सरसों, ध्यान रखिएगा इनका नाम। ठीक है। इस अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में जुताई के लिए हल का प्रयोग एवं सिंचाई के जल संचय की किस प्रकार से व्यवस्था थी। तो देखिए, जमीन की जुताई के लिए जो हल का प्रयोग हड़प्पा काल में एक बहुत नई बात थी। हड़प्पा काल के जो हल हैं वो अब हमें प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है प्राय जो लकड़ी के बनाए जाते थे जो समय के साथ गल गई। लेकिन हाँ, हमें इस प्रकार के लकड़ी के जो है खिलौने जरूर प्राप्त हुए हैं हल के, जिनसे हम अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा के लोग जो है हल का प्रयोग करते थे। क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए लोग सिंचाई के लिए कुछ ना कुछ नए तरीके अपनाते होंगे, हम ये मान के चलते हैं। और हो सकता है कि वो पानी का संचय करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर इन फसलों, अपने फसलों की जो है सिंचाई भी किया करते थे। अब बात करते हैं पशुपालन, शिकार एवं फल। देखिए, हड़प्पा के जो लोग थे वो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। इसके अलावा ये लोग अपनी बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाहे होते थे इनकी बस्तियों के आसपास। और गर्मियों के मौसम में जब मौसम सूख जाता था तो ये क्योंकि सूखे मौसम में क्या है, तालाब भी सूख जाएंगे और जो आसपास का चारागाह है वो भी सूखा सूखा हो जाता है। तो ऐसे में ये अपने मवेशियों के झुंडों को लेकर चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाते थे। इसके अलावा ये लोग जो है बेर, ये इस प्रकार का जो होता है फल, ये बेर होता है। ठीक है। बेर जैसे फलों को ये इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का ये लोग शिकार करते थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, जो कि आपके क्लास 6 के चैप्टर में नेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है।
अब बात करते हैं धौलावीरा की। देखो गुजरात में है धौलावीरा, और गुजरात के कच्छ इलाके में खादिर बेट के किनारे ये नगर बसा हुआ है। और यह जो धौलावीरा नगर है अपनी साफ पानी की उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जो ज़मीन थी काफ़ी उपजाऊ ज़मीन थी। इसके अलावा हड़प्पा के जो नगर हैं, हम जहाँ हम पढ़ते हैं ज़्यादातर नगर जो हैं दो भागों में विभाजित थे, लेकिन हड़प्पा का जो नगर था वो एक ऐसा नगर था कि जो दो की जगह तीन भागों में विभाजित था। ठीक है। इसके अलावा इस नगर के प्रत्येक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये मैं आगे आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी तो आप उससे थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाएंगे। इसके अलावा इस नगर में अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, एक खुला मैदान जिसे कि हम स्टेडियम कहते हैं। ये है हड़प्पा जो धौलावीरा से जो स्टेडियम प्राप्त हुआ है। जहाँ हमें सार्वजनिक कार्यक्रम, हम मानते हैं कि हो सकता है यहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता होगा। और ये है पूरा मैप है, ये जो तीन हिस्सों में बटा हुआ है। हम कह रहे हैं ना तीन पार्ट होते हैं इस तरह से। ठीक है। अब बात करते हैं धौलावीरा का। देखिए इस तरह के प्रवेश द्वार थे। ये प्रवेश द्वार पूर्वी प्रवेश द्वार है। देखिए इस तरह से है ना। और हमने क्या बात करी थी कि इसका प्रत्येक जो पार्ट था तीन भागों में बटा हुआ था ना, और प्रत्येक पार्ट चार दीवारी से घिरा हुआ था पत्थरों की। ये है चार दीवारी, देखिए ये इस तरह की। ठीक है। और ये है धौलावीरा जो था वो अपने जल प्रबंधन, इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए भी बहुत फेमस है। देखिए ये देखिए, क्योंकि ये जो धौलावीरा है ये मनहार और मंदसार नामक दो छोटी नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये लोग इन नदियों पर डैम बनाकर जल संग्रह किया करते थे। साथ ही साथ वर्षा के पानी का संग्रह करने के लिए इन्होंने 16 से अधिक जलाशय बनाए थे। देखिए एक जलाशय तो ये रहा है ना, और एक ये रहा। ये तो देखिए इस तरह से बकायदा सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और ये इस तरह की ये पूरी संरचना है। ठीक है। तो इस प्रकार से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का और उच्च जल प्रबंधन का हमें जो प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? धौलावीरा से। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो चीज़ हमें धौलावीरा से प्राप्त होती है वो है नोटिस बोर्ड, सूचना पट्ट। धौलावीरा से जो ये नोटिस बोर्ड प्राप्त हुआ है वो हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है इसमें। देखिए इस तरह से। ठीक है। हो संभवतः ये लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक ऐसा अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख मिले हैं वो हमें छोटी मोहरों या छोटी छोटी वस्तुओं पे मिले हैं, लेकिन ये एक जो लेख है ये बकायदा काफ़ी बड़ा सारा है। ठीक है। काफ़ी बड़े उस पर लिखा हुआ है, और एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड था जिस पर ये लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं नोटिस बोर्ड। ठीक है। अब बात करते हैं लोथल की। लोथल जो है वो खंबात की खाड़ी, देखिए इधर पड़ता है लोथल आपका। ये रहा लोथल, ये गुजरात है ना, ये रहा लोथल। ठीक है। लोथल जो है वो खंबात की खाड़ी, साबरमती की उपनदी भोगवा के किनारे बसा है। ठीक है। यह नगर, यहाँ पर कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से यहाँ पर बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते थे। इसके अलावा पत्थर, शंकु और धातुओं से निर्मित जो चीज़ें थीं वो यहाँ पर बनाई जाती थी। इन चीज़ों के निर्माण के लिए बहुत फेमस था और इसका मुख्य केंद्र था ये। और यहाँ से एक भंडार गृह भी प्राप्त हुआ है लोथल से, जिसमें हमें भंडार गृह में कई मोहरें मिली हैं। मुद्रांकन या मुहरबंदी मैंने आपको पिछले भी चैप्टरों में बताया था कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी हुई उसकी छाप को मुहरबंदी कहते हैं, जो कि जिस बोरे या कट्टे में या जिस चीज़ में वो माल ले जाया जाता था उसको बंद कर कर उसके ऊपर लगा दी जाती थी। ठीक है। इसके अलावा लोथल से देखिए इस प्रकार का गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। ये हम यहाँ आके बात करते हैं। गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है जिसमें समुद्र के रास्ते आने वाली जो नावें थी संभवतः यहाँ पर माल, इन नावों के द्वारा यहाँ पर माल चढ़ाया जाता था, उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जहाँ पर मनके बनाने का काम होता था। यहाँ से पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने की उपकरण और तैयार मनके भी प्राप्त हुए हैं। देखिए इस प्रकार से ये गोदीवाड़ा था। ये नावें है ना, यहाँ से सामान चढ़ाया जाता होगा और उतारा जाता होगा, ऐसी मान्यता है। ठीक है। ये रहा इस प्रकार से। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं कि इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया। जो आपकी क्लास 6 की जो बुक है उसमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया है, लेकिन हाँ मोटा मोटी इतना ज़रूर बताया है कि लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव है उस सभ्यता में देखने को मिलता है। और बड़े बड़े जो भिन्न भिन्न विद्वान हैं उन्होंने सभ्यता के अंत के बारे में भिन्न भिन्न कारण बताए हैं, जैसे कि नदियों का सूखना, कि नदियाँ सूख गई इस वजह से ये सभ्यता जो है अपने अंत को प्राप्त हुई, या फिर कुछ कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया, कुछ कहते हैं कि चारागाह व घास के मैदान है वो समाप्त हो गए, और कुछ बाढ़ आने को इस सभ्यता के पतन का अंत का कारण मानते हैं। आज का जो आधुनिक पाकिस्तान है, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब व सिंध की बस्तियां थी वो हो सकता है वो उजड़ गईं। लोगों ने पूर्व व दक्षिण यानी कि भारत के पूर्व और दक्षिण के इलाकों में छोटी छोटी बस्तियां बसाई होंगी, और इसके 1400 साल बाद यानी कि नए जो नगरों का विकास हुआ है, जब हम बात करते हैं मगध राज्य की, 1400 साल बाद कौन से नए नगर बसा है? गंगा घाटी में मगध, ठीक है ना। तो नए नगरों का विकास हुआ। अब बात करते हैं मिस्र की, जो कि आपकी बुक में ही दे रखा है ये टॉपिक। मिस्र जो है, ये देखिए ये नील नदी है, ये रही नील नदी, है ना। मिस्र जो है वो ये नील नदी है ये वाली, और किनारे ये रहा इजिप्ट, यहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। ये जो मिस्र है यहाँ पर पिरामिडों में बकायदा शवों को दफनाकर इनमें सुरक्षित रखा जाता था। शवों के साथ हमें यहाँ से बहुमूल्य चीज़ों के अलावा सेवक व सेविकाओं को भी यहाँ पर दफन किया जाता था, जिसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और सबसे ज़्यादा धन दौलत इस दफनाने की परंपरा में मिस्रवासी जो है वो खर्च किया करते। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी साबित हुई होगी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।